हम्म? जय हिंद साथियों, मैं यशपाल सिंह सिसोदिया गुरुन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, हमने नेक्स्ट टाइम पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के अंदर हमने पहला ही कंसेप्ट लिया था फ्रेडरिक सोर्यू का कल्पनादर्श यूटोपिया। उसी की तरफ चलते हैं, उसकी पहले झलकियां देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेसन 5 अंकों का है। 2 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है ताकि प्रॉब्लम ना आए एग्जाम के समय। ये कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिए थे। फ्रेडरिक सोर्यू का कल्पनादर्श, ऐसी सोच, एक ऐसी कल्पना जिसके अंदर 4 चित्र बनाए गए, यूरोप अमेरिका के देशों को एक दूसरे के साथ में जोड़ने की जो कल्पना की गई थी फ्रेडरिक सोर्यू ने, वो यूटोपिया, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। इसके बाद अपन ने एंसर्ट रेनन के राष्ट्र क्या है के ऊपर अपने विचार रखे थे। तो राष्ट्र के बारे में जो त्याग, बलिदान, निष्ठा, समर्पण के भाव, इन चीजों के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा था। तो ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद यहां पर अपन पढ़ते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति के अंदर हमने कंसेप्ट क्लियर किया था कि फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 के अंदर हुई थी। लुई 16वें जो तानाशाही था, निरंकुश था, अत्याचारी था, अंततः जनता जनार्दन ने क्रांतिकारी गतिविधियों से आंदोलन किए, जनता ने संघर्ष किया और आखिरकार जनता की उम्मीदें पूर्ण हुई, संघर्ष को पूर्ण रूप से सफलता मिली और आखिरकार लुई 16वें का शासन समाप्त हुआ, राजतंत्र समाप्त हुआ, गणतंत्र की स्थापना हुई। तो ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया। अब आज अपन कंसेप्ट लेके चल रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। केवल मात्र फ्रांस ही नहीं, विश्व के समस्त देशों के अंदर क्रांतिकारी घटनाएं होने लगी थी, राष्ट्रवाद की भावनाएं जाग उठी थी। हर देश के अंदर राष्ट्र राज्य की कल्पना होने लगी थी। हर देश ये सोचने लगा था कि हमें भी हमारे देश के अंदर लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए। यहां पर भी हर व्यक्ति, हर विशेष वर्ग को महत्व देना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता का अधिकार मिलना चाहिए। वहां पर भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कला, विज्ञान, साहित्य, हर क्षेत्र में उन्नति होनी चाहिए। हर देश के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, संचार, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, बीमा, बैंकिंग, हर सेक्टर के अंदर क्रांति आनी चाहिए। तो कुल मिला के हर देश के अंदर हर क्रांतिकारी ये चाहता था कि उसके देश के अंदर भी विकास हो, हर व्यक्ति को अधिकार मिले, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, योग्यता के आधार पर आगे बढ़े, विशेष अधिकारों की समाप्ति हो। क्योंकि उस समय जो तानाशाही होते थे, जो निरंकुश होते थे, जो राजा होते थे, वो वंशानुगत शासन चलाते थे, राजतंत्रात्मक शासन चलाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलाते थे। लेकिन जनता अब समझ चुकी थी। जनता ने कहा जनमत संग्रह के माध्यम से ही जनता अपने नेता को चुनेगी। तो कुल मिला के जनता की बातों को यूरोप ही नहीं, विश्व भर के देशों ने समझा। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अंदर यह आया हुआ है कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ था। यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ और यूरोप के लोगों ने भी जन क्रांति की शुरुआत कर दी। यूरोप के लोगों ने जनता के अंदर वो भाव जगा दिया, क्रांतिकारियों ने वो भाव जगाए जिससे कि हर व्यक्ति के अंदर तानाशाही, निरंकुशता के खिलाफ आवाज बुलंद हो गई और पूरी जनता एकमत होकर तानाशाही, निरंकुशता का विरोध करने लग गई। यहां पर अपन ने पढ़ा राष्ट्र राज्य। राष्ट्र राज्य जो अपन ने आगे कंसेप्ट क्लियर कर लिया था। तो मेरा मानना है अधिकांश रूप से इस घटना को हमने नेक्स्ट कंसेप्ट में क्लियर कर लिया था। बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं तो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है। तो क्यों ना अपन आगे के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आपके सामने टॉपिक आ रहा है उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद दोस्तों, उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवाद को या उदारवादियों को लिबरलिज्म के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी शब्द है लिबरलिज्म, जिसको लैटिन भाषा में या लातिन अमेरिकन वैज्ञानिक भाषा में लाइबर कहा जाता है। लाइबर, लाइबर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आजादी, स्वतंत्रता, यानी समाज के सामने स्वतंत्रता और सम्मानता की भावनाएं जगाना, लोगों के सामने अधिकारों की मांग रखना, हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, प्रत्येक व्यक्ति को
अपने योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, उसको सम्मानता का अधिकार मिलना चाहिए। और इसी वजह से जिन लोगों ने स्वतंत्रता और सम्मानता की भावनाएं जगाई थी, उन लोगों को उदारवादी कहा गया। यानी सच्चे मायने में हम ये कह सकते हैं कि जो योद्धा रहे थे, जो क्रांतिकारी रहे थे, उन लोगों को ही उदारवादी कहा गया। तो मित्रों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि ये उदारवादी वही व्यक्ति है जो क्रांतिकारी थे, जो समाज को जागृत कर रहे थे, जो समाज के अंदर भाव जगा रहे थे कि आपको स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, आपको अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। समाज में अगर परिवर्तन लाना है तो हमें समाज के अंदर कुछ अलग जगानी होगी। और ऐसा ही काम किया था उदारवादियों ने। उदारवादियों ने फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, ऑस्ट्रिया में, इंग्लैंड में और ना जाने विश्व भर के कितने देशों के अंदर हर जगह पर क्रांतिकारी भावनाएं जगाई। इनका मानना था समाज के अंदर हो रहे अत्याचार की समाप्ति होनी चाहिए, सम्मानता का अधिकार मिलना चाहिए, जनमत संग्रह का अधिकार मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, योग्य जो व्यक्ति है उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए और जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे वो समाप्त होने चाहिए। तो इस प्रकार की रणनीति जो है वो उदारवादियों ने की थी। इनका मानना था बाजार के अंदर जो वस्तु और सामग्री खरीदते हैं तो वो वस्तु सामग्री मापतोल के आधार पर होना चाहिए, यानी बार्टर सिस्टम भी यहां पर महत्व दिया गया था। इनका मानना था कि वस्तु और सेवा का मूल्य भी मापन होना चाहिए, हर वस्तु की कीमत तय होनी चाहिए। और इस वजह से उन्होंने मुद्रा और बाट प्रणाली को महत्व दिया था। इनका मानना था कि सामंती व्यवस्था जड़ों से समाप्त होनी चाहिए, जागीरदारी व्यवस्था को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। समाज के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उतार चढ़ाव होता रहना चाहिए, समाज में बदलाव आते रहना चाहिए। इनका मानना था कि जनमत संग्रह के माध्यम से नेता चुना जाना चाहिए। जो मजदूरों के सामने, जो कारीगर होते थे, जो मजदूर होते थे, जो गरीब जनजीवन होते थे, जो रोजगार कहीं पर भी अगर उनको मिल जाता था लेबर का, तो वो वहां पर जब काम करते थे उनके पीछे जो निगरानी करने वाले होते थे, उस प्रथा को भी समाप्त करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। इन्होंने कहा कि समाज के अंदर सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं उदारवादियों ने समाज के अंदर सभी लोगों के लिए मत रखा था। लेकिन भाइयों, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा, उदारवादियों ने एक बात थोड़ी उलट रखी थी। इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूं और आप भी सहमत नहीं रहोगे। उदारवादियों ने एक बात यह रख दी थी कि जिन पुरुषों के पास में सत्ता होगी, संपत्ति होगी, सुनना बात को गहराई से, जिन लोगों के पास में, जिन पुरुषों के पास में संपत्ति होगी, वही व्यक्ति चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, वही व्यक्ति जनमत संग्रह का उपयोग कर सकते हैं। यह बात मुझे खटकी, मुझे यह बात सही नहीं लगी। प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उदारवादियों का कहना था कि जिसके पास संपत्ति है उन व्यक्तियों को मत देने का अधिकार मिलेगा। यह सही नहीं है। उदारवादियों ने महिलाओं को भी मत देने से रोका है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मत नहीं मिलता अधिकार तो कोई बात नहीं। तो ये दो बातें मुझे सही नहीं लगी। बाकी उदारवादियों की सारी बातें जो है वो लोकतांत्रिक थी, गणतंत्र प्रणाली के आधार पर थी। मैं इन सारी बातों से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन ये दो बातें कौन सी बातें हैं? एक तो संपत्तिधारी पुरुषों को मत देने का अधिकार होगा, जो संपत्ति विहीन पुरुष होंगे उनको मत का अधिकार नहीं होगा। और एक महिलाओं को तो भले वो संपत्तिधारी है या नहीं, उनको मत का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार की चीजें जो है वो यहां पर थोड़ी सी अलग रूप में दिखाई देती है। देखते हैं क्या क्या बातें अपन ने इसमें दोहराई है। उदारवाद, जिसका अंग्रेजी में मीनिंग होता है लिबरलिज्म, जिसे लातीन भाषा के अंदर लाइबर नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ आजाद या स्वतंत्रता होता है। उदारवादी व्यक्ति वो होते हैं जो व्यक्ति आजादी और स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, कानून के लिए बराबर मांग करते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को समान कानून मिले, सबको न्याय मिले, सबको बराबर हक मिले। तो इस प्रकार की बात रखने वाले जो थे उन्हें उदारवादी कहा गया। उदारवादी वे लोग थे जिन्होंने राजनीतिक बदलाव चाहा, जिन्होंने संसदीय प्रणाली को महत्व दिया,
जिन्होंने विशेष अधिकारों की समाप्ति के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने निरंकुश शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, इन्होंने निजी स्वामित्व को महत्व दिया था। इन्होंने कहा जो व्यक्ति जितना पैसा कमा चुका है, जो धन कमा चुका है, जिसके पास में संपत्ति है, उसकी संपत्ति को सुरक्षित रखना और उस संपत्ति का अधिकार बनाए रखना यह हमारा दायित्व है। तो उदारवादी ने कहा कि संपत्ति जिनके पास में है उनकी सुरक्षा का दायित्व भी होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर संपत्तिधारियों के अधिकारों के बारे में बात रखी गई है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार बताया गया। मताधिकार जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा ही था। हमने संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। बेटा इस बात को आप 101% रेडी कर लेना, क्योंकि इन सारी की सारी घटनाओं में हमने जो भी पढ़े हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है, यानी सकारात्मक बातें लिखी गई। बस यहीं पर दो बातें जो है वो गलत आ गई। एक तो संपत्ति विहीन पुरुष और दूसरा सभी प्रकार की महिलाएं, इन सभी को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। ये यहां पर नेगेटिव पॉइंट है। तो इन दो पॉइंटों को अपन को यहां पर ध्यान से देखना होगा। हम ये कह सकते हैं इस प्रकार से उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी कौन थे, उदारवादी राष्ट्रवाद की क्या विशेषताएं रही, इनकी क्या मांगे रही, इनकी क्या भूमिका रही, इनकी क्या विशेषताएं रही थी, इनकी स्पेशलिटी क्या थी, तो हम इसके अंदर इसको अच्छे से समझा सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। और अगर सपोज ये पूछ ले जाए कि केवल उदारवादी क्या थे, तो उदारवादी क्या थे तो उसके बारे में केवल शाब्दिक अर्थ ही बताना है कि उदारवादी जो है वो लिबरलिज्म जो है वो शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब लाइबर होता है। लाइबर का शाब्दिक अर्थ आजादी होती है या स्वतंत्रता होता है। यानी जिन्होंने क्रांतिकारी भूमिकाएं रची थी, जिन्होंने स्वतंत्रता समानता की बात रखी थी, उन लोगों को उदारवादी कहा गया। दोस्तों आपके सामने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक सन नजर आ रही होगी 1815। तो इस घटना को मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि यह घटना कहां से ताल्लुक रखती है, किस कारण से यह सन आई है। बेटा आपको मैं बताना चाहूंगा 1804 की बात है। 1804 के अंदर फ्रांस के ऊपर नेपोलियन बोनापार्ट, जिसे नेपोलियन तृतीय के नाम से भी जानते हैं, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। 1804 के अंदर उन्होंने फ्रांस के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित की। तो उस समय जब उनका शासन स्थापित हुआ, उस समय वहां की जनता नेपोलियन बोनापार्ट के पक्ष में नहीं थी। नेपोलियन बोनापार्ट एक नया शासक आया था और जनता के सामने एक नए शासक एक चुनौतीपूर्ण रूप में होते हैं। तो ऐसे में जनता के दिलों को जीतना, जनता की बातों को समझना, जनता के बीच जाना, जनता की मांगों को पूर्ण करना, जनता की समस्याओं का निवारण करना, यह एक राजा का पहला कर्तव्य होता है। तो कुल मिलाके यहां पर नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले 1804 के अंदर पहुंचते ही उन्होंने एक संहिता का निर्माण किया था, जिसका नाम था नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता। और नेपोलियन नागरिक संहिता का कंसेप्ट आपके आगे आने वाला है, जिसको मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। अभी अपन इस घटना के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। अब जब नेपोलियन संहिता, नागरिक संहिता आई, जब नेपोलियन ने नियम कानून कायदे की एक पुस्तिका जारी की, एक रूल बुक बना लिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, एक ऐसा कानून बनाया, एक ऐसी पुस्तिका बनाई जिस पुस्तिका के अंदर सारे नियम कानून कायदे थे। उन नियम कानून कायदों को जब धरातल पर प्रस्तुत किया गया, जब धरातल पर उसको लागू किया गया, तो जनता सहमत हो गई उन बातों से। और उसके बाद नेपोलियन को जनता प्यार करने लगी थी। जनता के अंदर नेपोलियन एक अच्छा शासक के रूप में उभर कर सामने आने लगा था। और इसी कालक्रम से नेपोलियन फ्रांस के अंदर प्रसिद्ध हो गया। नेपोलियन एक ऐसा शासक जिसने यूरोप के अंदर चारों तरफ क्रांति ला दी थी। पूरे यूरोप के अंदर
फ्रांस से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी शक्ति फ्रांस के अंदर आ चुकी थी। एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। नाम क्या है? ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। चांसलर अपन कह सकते हैं वहां के सेनापति, जिसके पास में पूरी सेना होती थी। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने कहा था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, नेपोलियन तृतीय के बारे में, कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप के अंदर सर्दी जुकाम हो जाना। तात्पर्य यह है कि फ्रांस के अगर ऊपर कुछ भी अड़चन आई, अगर फ्रांस को थोड़ी बहुत भी समस्या का सामना करना पड़ा, तो पूरे यूरोप के अंदर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इससे हम सीधे सीधे तर्क दे सकते हैं कि फ्रांस उस समय कितना शक्तिशाली बन चुका था। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसी शक्ति के रूप में उभर कर आया कि पूरे यूरोप के अंदर छा गया। पूरे यूरोप ही क्या, पूरे विश्व में नेपोलियन से सामना करने वाला कोई दूसरा शासक नहीं रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, समय बदलता रहता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इसी हिसाब से यूरोप के अंदर भी अगर किसी के हाथ में सत्ता आई है तो वो सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती है। एक समय आता है जब वो नियति के आधार पर परिवर्तन भी होता है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट के सामने भी एक बहुत बड़ी विकराल समस्या आ गई। वही कालक्रम था 1815। इस 1815 के समय में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। किस नाम से जाना गया ये युद्ध? वाटरलू के युद्ध के नाम से। और इस वाटरलू का युद्ध, इसे वाटरलू का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि फ्रांस के चारों तरफ से सेनाओं ने समुद्री मार्गों से पूरे फ्रांस को घेर लिया था। फ्रांस को शक्तिहीन करने के लिए एक देश नहीं, 4 और उससे भी अधिक देशों ने एक साथ होकर फ्रांस के ऊपर हमला किया था, जिसमें मुख्य भूमिका में रहे थे ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रसा और इसके पड़ोसी देश ब्रिटेन। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, इन सारे देशों ने, रूस, इन सभी ने फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया। और जब अंततः नेपोलियन बोनापार्ट इनसे युद्ध नहीं लड़ पाया, जब इनसे युद्ध जीत नहीं पाया, आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट पराजित हुआ, इनका पतन हुआ, इनकी सत्ता समाप्त हुई और फ्रांस के ऊपर पुनः ब्रूबो राजवंश की स्थापना हो गई। कौन सा वंश था? ब्रूबो राजवंश। इस राजवंश की फिर से स्थापना हो गई। जो नेपोलियन से पहले था वंश व्यवस्था, जैसे लुई 16वें का ब्रूबो राजवंश, तो वही वंश व्यवस्था फिर से यहां पर संचालित होने लग गई। और इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 1815 का वह कालक्रम फिर से निरंकुश बन गया, फिर से रूढ़िवादी शासन स्थापित हो गया, फिर से फ्रांस के अंदर वही प्राचीन परंपराएं, वही संस्कृति, वही विधि विधान, वही शासन व्यवस्था, उसी प्रकार से तानाशाही, निरंकुशता, अत्याचार, हिंसावादी व्यवस्था शुरू हो गई। तो आप समझ गए होंगे इस घटना को। अब आप कहोगे सर इस घटना को इतना विस्तार से व्याख्यात्मक दृष्टि से समझाने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये घटना यहीं से निकल रही है और ये आपके परीक्षा में 101% पूछा जा सकता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ, किन के बीच हुआ, इससे क्या परिवर्तन आए। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन संहिता के बारे में, नागरिक संहिता के बारे में बताते हुए नेपोलियन के पतन के बारे में भी बताइए। तो पतन की घटना आपको याद होनी चाहिए। समझता हूं आपको इनके बारे में भी समझ में आ गया होगा। यह घटना भी मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयत्न किया और आशा करता हूं आपको यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में जो सत्ता स्थापित हुई उसके बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यह जरूर पूछा जाएगा कि वाटरलू के बारे में आप क्या जानते हो, या नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के बारे में आप क्या जानते हो, और नेपोलियन के उदय के बारे में क्या जानते हो। तो यह घटना अपन को समझनी जरूरी थी। नेक्स्ट, आप सभी के सामने एक नया
पेज खुल चुका है और सबसे ऊपर हेडिंग पॉइंट है रूमानीवाद। रूमानीवाद कहो या रूमानी कल्पना कहो या राष्ट्रीय भावना कहो, कान इधर से पकड़ो और इधर से पकड़ो, पकड़ना कान है। तो यहीं पर बात यही है, रूमानीवाद कहो या राष्ट्रीय भावना कहो, एक ही बात है। रूमानीवाद माने मन से, दिल से, सच्चे मन से जब अपन राष्ट्र की भावना की तरफ बढ़ते हैं, जब हम अपने देश के प्रति भाव सजाने लगते हैं, जब अंतरात्मा से आवाज निकलती है, जब देशभक्ति की भावना जाग उठती है, तो वह रूमानीवाद होता है। आप सबने टीवी टेलीविजन में नाम भी सुना होगा, रूमानी ताकतें, यानी जो पूरे शरीर पर कंट्रोल कर लेती है और वो अपने रोम रोम में बस जाती है। तो उसी प्रकार से राष्ट्रवाद भी जब रोम रोम में बस जाता है तो उसे रूमानीवाद कहते हैं। जब हमारे मन मस्तिष्क के अंदर राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना, समर्पण की भावना हर एक व्यक्ति के रोम रोम में बसने लगती है तो उसे रूमानीवादी कल्पना कहते हैं। अब बात यहां मुद्दे की यह है, जब कंसेप्ट का नाम, जब लेसन का नाम ही राष्ट्रवाद का उदय है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, या यूरोप लेकर नहीं अपन ये कह दे रहे कि राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का नाम आएगा तो ये तय है कि इस लेसन में से एक क्वेश्चन आपके राष्ट्रवाद पर आएगा ही आएगा। आप उठा के देख लो पिछले इतिहास को, आपके हर कंसेप्ट में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रवाद के बारे में, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। रूमानीवाद की कल्पना रखने वाले रहे थे जर्मनी के एक फिलोसोफर, जर्मनी के एक दार्शनिक रहे थे जिनका नाम था योहान गॉटफ्रीड। नाम क्या है? योहान गॉटफ्रीड। योहान गॉटफ्रीड कहां के थे? ये जर्मनी के, और इन्होंने ही कल्पना दी थी रूमानीवाद की। रूमानीवादी कल्पना, राष्ट्रवादी भावनाओं की कल्पना इन्होंने अपने वक्तव्य में रखी थी। इनका मानना था कि अगर राष्ट्र के प्रति हम सब एक नहीं होंगे तो राष्ट्र को बचाया नहीं जा सकता। जर्मनी के इस फिलोसोफर ने आम जनता के सामने कहा कि जो वैज्ञानिक महिमा मंडन होता है, ये विज्ञान की जो नए नए आविष्कार होते हैं, ये लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावनाओं को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आधुनिकता के इस जाल के अंदर लोगों के अंदर संस्कृति और परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। योहान गॉटफ्रीड का कहना था, जब तक परंपरा बनी रहेगी, जब तक संस्कृति बनी रहेगी, तभी तक राष्ट्र बना रहेगा। अगर हमने मन में, चेतना में यह तय कर दिया कि विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्र जो है वो किसी भी समय, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। योहान गॉटफ्रीड का कहना था, जब तक हमारी लोक संस्कृति, लोक भाषा, लोक खान पान, वेशभूषा, जब तक हमारी परंपराएं बनी रहेगी तब तक देश बना रहेगा, क्योंकि परंपराओं से देश बनता है। विज्ञान अतीत में भी नहीं था। जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, जब से सभ्यताएं शुरू हुई थी, क्या उस समय विज्ञान था? जीवन चल रहा था। उस समय हमसे ज्यादा लोग सरवाइव कर रहे थे, उनकी लाइफ और ज्यादा लॉन्ग थी। उस समय लोगों का जीवन बहुत दीर्घ काल तक चलता रहता था, उनका जीवन हमारे से अच्छा था। उस समय का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहा था। तो हम ये कह सकते हैं, योहान गॉटफ्रीड ने अपने वक्तव्य में जो बात रखी थी, उन्होंने कहा आधुनिक महिमा मंडन नहीं होना चाहिए विज्ञान का। उनका मानना था लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक गाथा, लोक काव्य, लोक गीत, लोक नृत्य, लोक खान पान, इन चीजों को बचाना जरूरी है, तभी हम राष्ट्र को बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि रूमानीवादी कल्पना का मतलब होता है मन मस्तिष्क के अंदर, रोम रोम के अंदर राष्ट्र के प्रति विचारधारा जब तक नहीं होगी तब तक राष्ट्र नहीं रहेगा। तो यह होना चाहिए, और यही योहान गॉटफ्रीड का कहना था। चलो ध्यान देते हैं अपन इस कंसेप्ट के अंदर। रूमानीवादी कल्पना योहान गॉटफ्रीड ने दी थी, और इन्होंने कहा था विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करो, विज्ञान के महिमा मंडन को अपन ज्यादा महत्व नहीं देंगे। हाँ,
जहां बात आ जाए जीवन की तो विज्ञान हमारे लिए अति आवश्यक है, लेकिन विज्ञान ही हमारे लिए अति आवश्यक है यह सही नहीं है। जहां पर आवश्यकता होती है, आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है, तो आवश्यकताओं के अनुसार हम हर एक कंसेप्ट को काम में ले सकते हैं, लेकिन केवल एक कंसेप्ट पर ही अपना जीवन समर्पित कर दे उचित नहीं होगा। यही बात यहां पर कही गई। इन्होंने कहा भावनाओं के माध्यम से, अंतर्दृष्टि से माध्यम से, रहस्यात्मक भावनाओं के माध्यम से हम अपने अंदर राष्ट्र के प्रति भावनाएं जगा सकते हैं। इनका मानना था कि राष्ट्र तभी होगा जब हमारे अंदर संस्कृति बनी रहेगी, जब हमारे अंदर लोकगीत बने रहेंगे, जब जन काव्य बने रहेंगे, लोक नृत्य बने रहेंगे, तभी तक हमारे अंदर राष्ट्र की भावनाएं जगी रहेगी। और सांस्कृतिक ये आंदोलन होते रहने चाहिए, राष्ट्र भावनाएं बढ़ती रहनी चाहिए, कलाकारों का सम्मान होता रहना चाहिए, तभी राष्ट्र की भावनाएं बनी रहेगी, ये संस्कृति बनी रहेगी, ये संगीत, ये कहानियां हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। आप इस चीज से समझ गए होंगे कि हमें हमारे देश की संस्कृति को बचाना है, तो हमें लोक संस्कृति को बचाना होगा, लोक गीत को बचाना होगा, लोक महाकाव्य को बचाना होगा, लोक वस्त्रों को बचाना होगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, हम हमारे अतीत को बचाना चाहते हैं तो हमें लोक परंपरा, संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, आचार विचार को बचाना होगा। और यही हमारे रोमानीवादी साधन है, रोमानी स्रोत है, और ये योहान गॉटफ्रीड ने दिया था। आप सबके सामने अभी जैसे मैं एक उदाहरण पेश करूं, हम जब भी सुबह प्रेयर के समय में नेशनल एंथम बोलते हैं तो उस समय हमारे मन के अंदर, हमारे मन मस्तिष्क के अंदर उस समय हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। हमारे मन में केवल स्मृति आती है तिरंगे की, हमारे मन में स्मृति आती है उन देश के वीर सपूतों की। तो ये जो राष्ट्रगीत है, जो राष्ट्रगान है, इन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीतों के प्रति हमारे मन में जो राष्ट्र के प्रति भावनाएं हैं, समर्पण की भावनाएं हैं, वो अपने आप जागृत हो जाती है। जहां कहीं भी राष्ट्रगान शुरू होता है, हमारे अंदर वो राष्ट्रभक्ति और वो देशभक्ति की भावनाएं जागृत हो जाती है, और यही होती है रूमानी कल्पना। आप सब लोग देखते होंगे, सपोज हम भारत के अंदर रहते हैं, भारत में विभिन्न जातियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न क्षेत्र हैं, उत्तर से दक्षिण तक भारत अलग अलग संस्कृतियों से घिरा हुआ है। अगर हम राजस्थान के रहने वाले हैं और दक्षिण के अंदर जाते हैं, तमिलनाडु में हमारा मुलाकात होती है, राजस्थान का ही कोई व्यक्ति है, भले वो अलवर का है, जयपुर का है, भरतपुर का है, लेकिन वो है राजस्थान का। तमिलनाडु में मुलाकात हो रही है, हमारे मन में हमारी संस्कृति, हमारी राजस्थानी संस्कृति जाग उठेगी। कहने का मतलब हमारे लोक खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारी संस्कृति हमें नजर आएगी। अब हमें वो भरतपुर का व्यक्ति भी अपना नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वो राजस्थान का है। एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। हम सब यहां से फॉरेन कंट्री चलते हैं, कोई विदेशी टूर पर चलते हैं, और हमारी मुलाकात होती है इंग्लैंड के अंदर राजस्थान के बंगाल के किसी व्यक्ति की। एक राजस्थान का व्यक्ति और एक बंगाल का व्यक्ति, इन दो व्यक्तियों के बीच में जब मिलाप होगा, दोनों का जब इंट्रोडक्शन होगा, तो उन्होंने बताया कि मैं राजस्थान का हूं, मैं भारत से बिलोंग करता हूं, और बंगाल का व्यक्ति भी वहां पर मिल गया। दोनों के बीच में जब वार्तालाप होगी, भले उनकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन उनके बीच में वो हिंदी लैंग्वेज, वो भाषा, वो लोकगीत, वो लोक महाकाव्य, वो उनकी संस्कृति, खान पान, रहन सहन, उन चीजों से लोगों के मन में वो राष्ट्र की भावनाएं अपने आप जागृत हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रूमानीवादी कल्पना राष्ट्र भावना को जगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट, अभी अपन यहां पढ़ रहे हैं भूख, कठिनाइयां, जन विद्रोह। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? क्या कारण था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ? 1830 के अंदर यहां पर चारों तरफ तानाशाही, निरंकुशता, अत्याचार, अधिनायक तंत्र, हिंसा, तनाव, दंगे, चारों तरफ भय का माहौल, तनाव का माहौल। पूरे यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर लोग आपस में लड़ रहे थे, मर रहे थे। पूरे विश्व के सामने एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब क्या होगा। उस समय वंशानुगत शासन व्यवस्था, राजतंत्र शासन व्यवस्था,
साम्राज्यवादी नीतियां, चारों तरफ देखें अकाल, सूखा, महामारी, चारों तरफ मौत और मंजर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जीवन चक्र समाप्त होने वाला। जगह जगह पर भूकंप आ रहे थे, तूफान, अकाल की स्थितियां बनी हुई थी, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से लोग मर रहे थे। अब जनता के सामने केवल एक ही बात रही थी, इन कठिनाइयों से निजात पानी है। और तभी जनता ने, सभी लोगों ने मिलकर आंदोलन शुरू किए, संघर्ष शुरू किया और लोगों ने मान लिया कि राष्ट्र राज्य बनाने हैं, हमें लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना करनी है। तो हमें जनता को आगे बढ़ना होगा, एक ना एक को लहू की आहुति देनी होगी। जब तक हम अपने देश के लिए समर्पित नहीं होंगे, जब तक हम अपने देश के लिए अपने आप का बलिदान नहीं देंगे, एक व्यक्ति को तो आगे आना पड़ेगा। अगर सभी व्यक्ति ऐसे लेके बैठ गए, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा जीवन, तो फिर इस राष्ट्र का उद्धार नहीं हो सकता। ठीक उसी समय यही हुआ था, 1830 की बात है। उस समय यूरोप ही नहीं, पूरे विश्व भर के अंदर कठिनाइयां आ गई थी। चारों तरफ भय का माहौल था, जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने पीने का दबाव बढ़ेगा, खाने पीने का दबाव बढ़ने लगा। अकाल, सूखे की कंडीशन में खाद्यान्न और ज्यादा कम हो गए, महंगाई बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया था। और ऐसी स्थिति में चारों तरफ रोजगार के लिए लोग दर बदर की ठोकरें खाने लगे। सारी भीड़ जो शहरों की भीड़ थी, जो गांवों की भीड़ थी, वो शहरों की तरफ आने लगी थी। अब जब शहरों में लोग लगातार बढ़ते ही चले जाएंगे तो वहां पर पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, बीमारियां बढ़ जाएगी। लगातार उद्योग लगते रहेंगे तो उससे भी प्रदूषण बढ़ जाएगा और ऐसे में अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की बीमारियां चारों तरफ फैलने लगी थी और ऐसे में महामारी उत्पन्न होने लग गई। और यही कारण रहा था यूरोप के अंदर बदलाव का कारण। तो हमने यहां पर पढ़ा कि औद्योगिकरण से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, चारों तरफ पॉल्यूशन बढ़ गया, चारों तरफ कंडीशन खराब हो गई थी, फसलें खराब हो गई थी, मौसम खराब हो गया था। विस्तार से हम इसका उत्तर लिखेंगे और मेरा मानना है कि जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है पूरा पूरा आपको समझ में आया होगा। आशा करता हूं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोगों को मेरे कहे हुए एक एक शब्द को समझ पाए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। बेटा जैसा कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इटली के एकीकरण के बारे में। पहला नंबर है ज्यूसेपे मैज़िनी, जिसे ज्यूसेपे मेजिनी भी कहा जाता है। यहां पर अपन मैज़िनी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये है क्या, क्या मांझना है इस चीज का, क्योंकि अधिकतर 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर के क्वेश्चन में 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। यहां पर कोई 2 घटनाएं पूछी जा सकती है, नहीं तो आपको टिप्पणी के रूप में एक क्वेश्चन दिया रहेगा। एक तो क्वेश्चन पूरा एक ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन अथवा में आपको इसकी टिप्पणी करो, कोई 2 की टिप्पणी करो या 3 की टिप्पणी करो, कोई 1 की टिप्पणी करो, जो भी है आपके सामने रखा होगा। अब आपको समझना है यह है क्या। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के लेसन में इटली का एकीकरण हम पढ़ रहे हैं। इटली का एकीकरण किस क्रम में हुआ था यह आपको पहले ध्यान रखना है। 1859 से लेकर 1870 के काल के बीच इटली का एकीकरण हुआ था। इटली के एकीकरण में अगर हम कहें किसी एक व्यक्ति की वजह से एकीकरण हो गया तो मेरे हिसाब से यह अतिशयोक्ति होगी। किसी एक व्यक्ति के दायित्व में अगर राष्ट्र का निर्माण हो गया, अगर आजादी मिल गई तो वह अतिशयोक्ति होगी। हम प्रत्येक क्रांतिकारी का मान सम्मान करते हैं। जैसे देश की आजादी में, हमारे देश की आजादी में, भारत देश की आजादी में, भारत देश की आजादी में किसी एक व्यक्ति का अगर नाम लूं तो अन्य क्रांतिवीर सपूतों, उन शहीदों का अपमान होगा। तो हम यही कहेंगे कि देश के लिए मर मिटने वाले प्रत्येक वो व्यक्ति जिन लोगों ने अपनी लहू की आहुति देकर देश को आजादी दिलाई, तो प्रत्येक व्यक्ति का उसमें योगदान होता है। वैसे ही इटली को एक करने के अंदर इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान रहा था। इसके अलावा भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में अपन इस कंसेप्ट में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो है।
एक कथन याद आ रहा है, आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि राष्ट्र के लिए मरने वाले, राष्ट्र के लिए मरने वाले जिन सपूतों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, क्या आज हम उनके लिए वो सम्मान, वो आदर, वो भाव आज हर एक व्यक्ति के बीच में जागृत नहीं कर सकते? तो मेरा मानना यह है कि हम अपने आप में अधूरे हैं। उन वीर सपूतों को जब देखते हैं, वो जब हमें देखते होंगे, तो उनके मन में एक ही बात आती होगी कि किन लोगों के लिए हम मर गए, किन लोगों के लिए हमने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। आज उन लोगों के मन में हमारे प्रति कोई भी समर्पण की भावना नहीं। तो ये एक मन में भाव आ जाता है कि क्रांतिकारियों ने हमारे लिए जान दी, लेकिन हम अगर उनके लिए सम्मान नहीं दे सकते तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। कहने का भाव यही है, वतन पर जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी है, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व है कि हम उनके लिए कभी ना कभी श्रद्धा सुमन जरूर अर्पित करें। दोस्तों, हम अपने कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। जूसेप्पे मैत्सिनी 1807 के अंदर जेनोआ के अंदर इनका जन्म हुआ था। याद रखना, यहां पर आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। क्या होने वाला है मैं बता दूं आपको। यहां मैत्सिनी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो 1807 के अंदर इनका जन्म हुआ है जेनोआ, लेकिन गैरिबोल्डी का जन्म भी 1807 में ही हुआ है। इनका हुआ है निस। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, आप उलट ना लिख दें। इन दोनों का डेट और इनका स्थान थोड़ा सा ध्यान रखें। मैत्सिनी, जूसेप्पे मैत्सिनी एक क्रांतिकारी व्यक्ति रहा था। बचपन से इनके मन में वो क्रांतिकारी भाव रहे थे, देश के प्रति समर्पण के भाव रहे थे। त्याग, बलिदान, निष्ठा, समर्पण के भाव रोम रोम में भरे हुए थे। बात है जब क्रांतिकारी की, तो इन्होंने एक संगठन में हिस्सा लिया। संगठन का नाम था कार्बोनारी गुप्त संगठन। क्या नाम था संगठन का? कार्बोनारी गुप्त संगठन। कार्बोनारी, यह कार्बोनारी गुप्त संगठन था, और इस संगठन के माध्यम से इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसे लिंगुरिया की क्रांति कहते हैं। जी हां, लिंगुरिया की क्रांति। क्रांति का नाम है लिंगुरिया की क्रांति। अब हुआ क्या था, लिंगुरिया की क्रांति के अंदर मैत्सिनी ने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। जब सेनापति ने इनको रोका युद्ध के लिए, तो ये युद्ध में रुकने वाले भी नहीं थे। इन्होंने अंत समय तक युद्ध लड़ते गए। जब कह दिया कि सामने वाली सेना हार चुकी है, ठहर जाओ, फिर भी ये रुकने वाले नहीं थे। इनके मन में यही था, मेरे देश के खिलाफ आपने कुछ किया था, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और इस वजह से कार्बोनरी गुप्त संगठन से इनको बाहर कर दिया गया। मैत्सिनी इतने क्रांतिकारी थे, इतने राष्ट्रभक्त थे कि उन्हें उस गुप्त संगठन से, भूमिगत संगठन से बाहर कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने लिंगुरिया की क्रांति के अंदर शर्तों का पालन नहीं किया। लेकिन वो कहते हैं ना, क्रांतिकारी छुपे नहीं रहते हैं। एक सच्चे क्रांतिकारी के मन में जो भाव होते हैं, वो कहीं पर भी जाओ जागृत तो हो ही जाएंगे। मैत्सिनी के अंदर भी वही भाव थे। मैत्सिनी ने जब लिंगुरिया की क्रांति के बाद में उनको नहीं रखा गया कार्बोनरी संगठन में, तो उन्होंने खुद के संगठन बना दिए। मैत्सिनी ने दो भूमिगत संगठन बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। 1831 के अंदर मार्सेई के अंदर, मार्सेई के अंदर इन्होंने खुद का एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा था यंग इटली। और 1834 के अंदर बर्न के अंदर यंग यूरोप। दो संगठन बनाए। आपको
इन संगठनों के बारे में आसानी से समझ में आ जाए, ये मैं आपको बता दूं। आपको अगर ये स्थान समझ में ना आए कोई बात नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि 1831 के अंदर यंग इटली का संगठन बनाया गया, 1834 के अंदर यंग यूरोप का संगठन बनाया गया मैथ्सनी के द्वारा। मैथ्सनी का मानना था कि जब तक धरातल पर काम नहीं होगा, जब तक हम अपने देश के लिए अपने देश को नहीं सुधार लेते, क्योंकि जब अपन विश्व सुधारने के लिए निकलते हैं तो कहते हैं आप अपना पहले देश तो संभाल लो। हम जब समाज सुधारने के लिए निकलते हैं तो लोग कहते हैं पहले परिवार तो सुधार लो। तो वही बात मैथ्सनी के साथ थी, इसलिए मैथ्सनी ने पहले यंग इटली संगठन बनाया और इस यंग इटली संगठन के माध्यम से उन्होंने इटली की जनता को राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव उनके अंदर जगाने का काम किया और बहुत सारे लोग जो है वो यंग इटली के अंदर सदस्य बनते चले गए। यंग इटली एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में सामने आया। मैथ्सनी के माध्यम से इटली में अनेक क्रांतियां लड़ी गई, अनेक युद्ध लड़े गए और युद्ध के अंदर उन्होंने हर एक दुश्मन देश को हराया, पराजित किया। मैथ्सनी को सहयोग मिला जूसेppe गैरिबोल्डी का। गैरिबोल्डी ने भी इनके साथ में मिलकर यंग इटली की सदस्यता ली और उनके साथ में उन्होंने भी पूरे देश की सेवा की, जगह जगह पर युद्ध लड़े, समर्पण के भाव रखे और दोनों ने मिलकर, जैसे शोले फिल्म के अंदर जय और वीरू होते ना, वैसे ही यहां पर मैथ्सनी और गैरिबोल्डी है। इन दोनों ने मिलकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण के अंदर मैथ्सनी और गैरिबोल्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आशा करता हूं मैथ्सनी के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। मैथ्सनी की एक बात याद आ रही है। मैथ्सनी के बारे में कहा जाता है कि प्रकृति के अंदर जैसे वनस्पति आवश्यक होती है, वैसे ही राष्ट्र के लिए एक क्रांतिकारी की आवश्यकता होती है। तो मैथ्सनी का कहना था कि क्रांतिकारी ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जैसे प्रकृति देश का निर्माण करती है, प्रकृति पृथ्वी का निर्माण करती है, वैसे ही राष्ट्र का निर्माण करने वाले क्रांतिकारी होते हैं। तो आशा करता हूं यहां पर मैथ्सनी के बारे में मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर पाया हूंगा। आगे फिर से मिलेंगे, जूसेppe गैरिबोल्डी के बारे में पूरा परिचय दूंगा, आपको समझाऊंगा इटली का एकीकरण। बने रहिए हमारे साथ में। गुरुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं बुलाना चाहूंगा राम प्रकाश जी चौयल सर को, जो केमिस्ट्री के अंदर लगाते हैं छक्के और बच्चों की समस्याओं डाउट को क्लियर करने में इनका कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लीजिए सर। थैंक यू यशपाल जी सर। जय हिंद साथियों, गुरुन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी ने देखा कि कल अपन ने जो चैप्टर लिया था और काफी अच्छा आपका रिस्पांस भी मिला कि सर समझ में आ रहा है, उसी को अपन आज कोशिश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एक बार देखना आप, आवाज आ रही है मेरी? और उसी लेवल पे अपन को देखना है कि जो अपन ने कल कंसेप्ट पढ़े, जो कल सीखा, आज उन्हीं को फिर से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। कुछ नई चीजें सीखेंगे, जो हमारे दिमाग में चल रही है कहानी उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और वही सीखना है अपन को इस लेवल पे कि हम कैसे आंसर निकाल सकें, कैसे क्वेश्चन हमें बोर्ड में पूछे जाते हैं और उनका कैसे अपन आंसर दे सकें। इन सभी बातों को सीखने के लिए आज एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस गुरुन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और चलते हैं अपनी क्लास के लिए। जैसे अपन ने कल क्लास के अंदर अपन टॉपिक पढ़ा और उसके अंदर अपन ने देखा कि भाई जो रिएक्शनें बनती है, रिएक्शन होती कैसे है, उसको अपन ने सीखा कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया है क्या और रासायनिक अभिक्रिया को कैसे हम लिखते हैं। तो इनके बारे में अपन ने कल देखा और कल जाना। उसके बाद अपन ने उस अभिक्रिया को संतुलित करना भी सीखा। कंकाली अभिक्रिया है क्या, उसके बारे में भी अपन ने सीखा और अभिक्रिया को संतुलित भी अपन ने कर लिया था। आज अपन देखते हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है
उससे आगे ही चला रहे हम। अब हमें ये जानना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं वास्तव में होती कितने प्रकार की है, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बनाया है, आपको नजर भी आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से अपन 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। और उनमें से पहली अभिक्रिया है संयोजन, दूसरी अभिक्रिया अपने सामने आ रही है जैसे वियोजन अभिक्रिया, जिसे अपन अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं, तीसरी का नाम है विस्थापन, चौथी द्विविस्थापन, और फिर अपन एक लास्ट में पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, जिसे अपन सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो इन सभी अभिक्रियाओं को अपन एक एक करके जानना है। हमारा कंसेप्ट ये निकलना चाहिए कि हमने जो रिएक्शन पढ़ी है उसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, और वास्तव में किस अभिक्रिया को अपन संयोजन बोलेंगे, किसको वियोजन बोलेंगे, और किसमें विस्थापन या डबल विस्थापन हो रहा है, उन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले अपन ने देखें कि रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया है जो पहला प्रकार अपन ने उठाया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन का नाम ही हमें पता चला कि संयोजन का मतलब संयोग यानी जुड़ना। दो अभिकारक मिलकर अगर एक नया उत्पाद बना दे, यानी दो जुड़कर एक नया उत्पाद बना दे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, संयोग हो गया, यानी संयोजन हो गया। जैसे मैंने लिखा ये ए और बी दोनों अलग अलग है, दोनों अपन ने कल सीखा कि इस तीर के निशान से पहले जो आ रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक, और तीर के निशान के बाद जो आ रहे हैं उसको अपन बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक ए और अभिकारक बी, दो अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद बनाते हैं, दो अभिकारक मिलकर अगर एक उत्पाद बनाते हैं, तब हम उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। देखते हैं, पहले मोटे मोटे तौर पे इनका नाम अपन देखते हैं। दूसरा जैसे अपन ने लिखा वियोजन, सब जानते हैं अपन, वियोजन का मतलब टूटना, जिसे क्या कहते हैं अपन, अपघटन भी कहा जाता है। जैसे अपन ने उसी को लिया, मैंने ये अपने पास एक ए बी अभिकारक लिया, इस बार अपने पास ये क्या है, अभिकारक, हमने इसको वापस तोड़ दिया तो एक अभिकारक से अपने पास दो उत्पाद बन गए। एक अभिकारक टूटकर कितने उत्पाद बना रहा है, दो उत्पाद बना रहा है, इसका मतलब टूट गया, टूटने को क्या बोलते हैं अपन, वियोजन। तीसरी कंडीशन अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन। पहले तो ये जाने कि विस्थापन है क्या, यानी कि एक बंदे को मैंने एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बिठा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसको उसकी जगह से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। हमने उसको उसकी जगह से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। जैसे मैंने बोला ये अपने पास ए है और इधर बी सी है, ए और इधर है ये बी सी। हमने क्या किया कि इस बी को यहां से हटा दिया और इसकी जगह कौन बिठा दिया, ए को बिठा दिया। तो ए ने बी को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी बी क्या हो गया, बाहर निकल गया, उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी रिएक्शन अपन और देखें, यह है अपने पास ए बी और इधर लिखा अपन ने सी डी। इस रिएक्शन में अपन को देखें तो हमें इजीली पता चल रहा है कि सी की जगह बी आ गया और बी की जगह अपन सी ले रहे हैं। इस कंडीशन में लिया कि एक ने दूसरे को क्या कर दिया, विस्थापन। इसका मतलब ये हुआ, हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक तो मैंने एक बंदे को यहां से उठा के एक साइड से उठा के दूसरी सीट पे बिठा दिया, तो वो तो हो गया विस्थापन। लेकिन मैं ऐसा करूं कि एक बच्चे को इधर से उठाकर एक सीट से उठाकर दूसरी सीट पे बिठाऊं और दूसरे बच्चे को उसकी सीट से उठाकर वापस पहले वाले की जगह बिठाऊं, यानी मैंने उसकी सीट को वापस क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। एक्सचेंज कर दिया तो वो क्या हो गया, द्विविस्थापन, यानी दोनों का विस्थापन हो गया। उसको क्या बोलेंगे अपन, द्विविस्थापन। लास्ट अपन एक और पढ़ते हैं, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, यानी जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। तो अभी देखेंगे अपन, एक एक को देखते हैं कि वास्तव में उपचयन, अपचयन, संयोजन, वियोजन ये होता क्या है। तो सबसे पहले अपन एक अभिक्रिया ले रहे हैं और वो अभिक्रिया मैंने लिखी है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। देखो अभी अपन ने बोला कि संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब मैं यहां लिख दूं, संयोग करना। क्या करना, संयोग करना। संयोग करना, संयोग मतलब जुड़ना। यानी हमारे अभी देखा कि ए और बी दो मेरे पास क्या है, अभिकारक। दो क्या है, अभिकारक, और दोनों अभिकारक जुड़कर क्या बनाएंगे, नया एक उत्पाद बनाते हैं। दो अभिकारक जुड़कर
नया एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। जैसे अपन एक एग्जांपल लिया, ये आपको सबको नजर आ रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अपन चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना। क्या बोले अपन इसको? बिना बुझा चूना। इसमें अगर अपन ने वाटर मिला दिया, पानी मिला दिया, तो ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। यानी हमारे पास कितने अभिकारक थे? ये दोनों इधर वाले क्या है? अभिकारक। ये दोनों अपने पास क्या है? अभिकारक। इन दोनों को क्या बोलूंगा मैं? अभिकारक। तो इधर वाला अपने पास क्या है? उत्पाद। ये है अपने पास उत्पाद। दो अभिकारक कौन कौन से? एक तो बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा इसके साथ क्या मिलाया अपन ने? पानी। तो जल और कैल्शियम ऑक्साइड, दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बोल रहे हैं बुझा हुआ चूना। तो दो मिलकर एक हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल अपन ने देखा, बिना बुझा चूना, उसको अपन ने अभिक्रिया करवाई जल के साथ, तो मिल गया अपन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बोल रहे हैं बुझा हुआ चूना। थोड़ी सी बात इसके बारे में भी करते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन ने क्या बोला? जिसको अपन ने बोला बुझा हुआ चूना। थोड़ा इसके बारे में भी बात करते हैं कि वास्तव में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्या, किस काम में आता है। तो आप सब जानते हैं साथियों कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन बोल रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, जिसे अपन अपने भवन और मकानों में सफेदी करने के रूप में भी काम में लिया जा रहा है। ये जो है, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपने पास है, जिसको अपन सफेदी के काम में ले रहे हैं, तो ये वायुमंडल की CO2 से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिसे अपन क्या बोलेंगे कि यही अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसकी वजह से हमारे घरों में क्या आती है? सफेदी। तो बुझा हुआ चूना जो अपन ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका मुख्य उपयोग अपन बताएं तो हम इसको काम में लिया जा रहा है मकानों में सफेदी करने के लिए, जिसे अपन कली के रूप में काम में ले रहे हैं। तो इस यहाँ पर जो अपन ने देखा कि बना कैसे? बना है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर से। दो अभिकारक मिले और बन गया क्या? हमारे पास एक उत्पाद बन गया। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया देखिए, अपन ने बिना बुझा चूना जल के साथ बना दिया अपन ने बुझा हुआ चूना। देखो आगे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल अपन देखते हैं किसके? संयोजन के। संयोजन का मतलब पहले तो वापस रिपीट करो। संयोजन का मतलब है संयोग करना। संयोग मतलब जुड़ना। दो अभिकारक जुड़कर क्या बनाएंगे? एक बनाएंगे। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया कोयले का जलना। किसका जलना? कोयले का जलना। मैं लिखा कोयला कार्बन, जलाएंगे अपन ऑक्सीजन के साथ, क्या बना? CO2। कोयले का जलना, वही बात है। दो अभिकारक मिलकर क्या बना लिया? एक बना लिया। कोयले का जलना भी कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। याद रखना, ये वर्ड नहीं भूलना। संयोजन का मतलब संयोग करना। ये शब्द अपने दिमाग में होना चाहिए। संयोजन का मतलब संयोग करना, जिसको मैं एक बार फिर ब्रैकेट में बंद कर दूं, आप देखना। दूसरा अपन एक और ले रहे, जैसे जल का बनना। कल भी अपन ने ये रिएक्शन देखी, ये H2+O2 क्या बना लिया? 2H2O। मैं बैलेंस कर लूं रिएक्शन को। रिएक्शन अपन ने बैलेंस करके लिख ली। बात इसमें भी वही, जल बनना H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस। O2 क्या है? ऑक्सीजन गैस। बना क्या? H2O जल। जल का बनना कैसी रिएक्शन है? कैसी अभिक्रिया है? अब देख के बता सकते हैं। एक और दो, दोनों क्या है? इस तीर के पहले वाले क्या है? अभिकारक। अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? उत्पाद। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया, तो कैसी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? संयोजन। एक और देखते हैं। देखो सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, जैसे मैंने लिखा S+O2 क्या बना लिया? SO2। सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लिया? SO2। सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लिया सल्फर डाइऑक्साइड। बात वही, अभिकारक कितने? 2। उत्पाद कितना बना? 1। 2 मिलकर 1 बना रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया। 2 मिलकर 1 बना रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। एक और लिखिए, जैसे जंग लगना, जैसे मैंने लिखा ये आयरन प्लस O2 किसके साथ? अगर जल की उपस्थिति में, मॉइस्चर की उपस्थिति में, ये क्या करेगा? ये बना लिया Fe2O3। इसे मैं इसको यहां लिख दूं, आप देखना। Fe+O2 बना लिया अपन को Fe2O3। रिएक्शन बैलेंस कर लो, ये 2 लिखा, ये 3। अपने पास अभिक्रिया को संतुलित करना अपन ने कल ही सीखा था। ये क्या है? आयरन Fe। ये क्या है? ऑक्सीजन। 2 मिलकर क्या बना रहे हैं? Fe2O3। लोहे पर जंग लगना यानी ऑक्साइड की परत का जमना। लोहे पर ऑक्साइड की, अभी जंग लगने के बारे में और बात करेंगे अपन कि लोहे पर जंग लगना मतलब लोहा जब अपन उसको खुला छोड़ दे हवा में, नमी में, तो उस पर क्या होती है? ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसको अपन बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगने की अपन ने अभिक्रिया देखी। इन सभी रिएक्शनों में, सभी अभिक्रियाओं में एक चीज तो अपन को मिली कि संयोजन का मतलब है संयोग करना। संयोजन का मतलब क्या? संयोग करना। संयोग मतलब 2 अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद बना रहे हैं। इसमें भी 2 मिलकर क्या बना रहे हैं? एक उत्पाद। तो कोयले का जलना, जल का बनना, सल्फर डाइऑक्साइड का बनना, जंग लगना, या अपन पहले वाली अभिक्रिया देखें कौन सी? कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बनना। ये सभी अभिक्रियाएं कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। क्योंकि सभी में क्या हो रहा है? 2 अभिकारकों का संयोग होके एक नया उत्पाद बन रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। देखते हैं आगे संयोजन अभिक्रियाओं के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 2 नाम मैंने और लिखे हैं, एक तो उर्स्मा सेपी और दूसरा उर्स्मा सोसी। उर्स्मा सेपी और उर्स्मा सोसी, देखो नाम से पता चल गया। उर्स्मा सेपी यानी जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें उर्स्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उर्स्मा निकलती है। और उर्स्मा सोसी ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न होने के लिए उर्स्मा की जरूरत होती है, जिनको हमें बाहर से उर्स्मा देनी पड़ती है, उनको क्या बोलेंगे? उर्स्मा सोसी अभिक्रियाएं। पहले वाली देखते हैं, उर्स्मा सेपी अभिक्रियाएं। यानी कि जैसे मैंने लिखा, अपन एक रिएक्शन लिख के देखते हैं। ये लिखा मैंने मेथेन, और मेथेन का जलना, इसको मैंने ऑक्सीजन के साथ जलाया। इससे अपन को मिला CO2 और H2O। CO2 और मेथेन को ऑक्सीजन के साथ जलाया। मेथेन को ऑक्सीजन के साथ अपन ने क्या कर दिया? जला दिया। क्या बना? CO2 और वाटर। अभिक्रिया को संतुलित करना कल मैंने सिखा दिया था आपको। पहले एक बार संतुलित करके देखिए, आराम से संतुलित करके देखिए अभिक्रिया को। जैसे मैंने देखा, ये तीर का निशान याद आ रहा है क्या कुछ? इस तीर के निशान के पहले कार्बन कितने अपने पास? 1 है। इधर भी कार्बन 1 है। काम हो गया। इधर हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं? 4 हैं। इधर हाइड्रोजन अपने पास तो 2 ही है। इधर ऑक्सीजन अपने पास कितने हैं? 2 हैं। इधर 2 और 3 ऑक्सीजन है। तो इसको संतुलित करने के लिए जैसे मैं यहां लिख दूं कितने? 2, तो कितने आ रहे हैं? 4 हो गई। ये ऑक्सीजन भी अपने पास हो गए कितने? 4। इधर बैलेंस करने के लिए इधर मैंने लिखा जैसे 2। अब आप देखो, देखें हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। इधर भी कितने? हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4। इधर भी कितने हो रहे हैं? 4। अब हमारी अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। ये मैंने आपको एक बार वापस प्रैक्टिस करवा दी कि भाई जो अभिक्रिया को संतुलित करना अपन ने कल देखा था, हर अभिक्रिया में हमें क्या करना है? उसको सबसे पहले संतुलित करना है। तो अब अभिक्रिया आपके सामने है, CH4 मेथेन है, उसके साथ अपन ने ऑक्सीजन को योग करवाया है। और ऑक्सीजन जब लगाया तो ऑक्सीजन में जलेगा तो क्या बनाएगा? CO2 और जल बनेगा। और इसके साथ इस अभिक्रिया में निकलती है उर्स्मा। क्या निकलती है? उर्स्मा। सबसे बड़ा रोल इसका। उर्स्मा। जिस अभिक्रिया में उर्स्मा निकलती है उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उर्स्मा सेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उर्स्मा सेपी। ये मेथेन का जलना, इसको अपन लैंग्वेज में लिखे तो ऐसे लिखते हैं कि मेथेन का जलना। मेथेन का
जलना। और मेथेन के जलने में क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऊष्मासेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? ऊष्मासेपी अभिक्रियाएं। दूसरी अपन देखें, एक और लिखी है अपन ने, जैसे ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा, चलो ऊष्मासेपी का एक और एग्जांपल दूं तो अपन ये अपनी ध्यान में रखना है, जैसे श्वसन, सांस लेते हैं अपन, श्वसन भी अब एक क्या है? ऊष्मासेपी अभिक्रिया है। श्वसन लेने के दौरान क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, तब अपन उसको क्या बोलेंगे? ऊष्मासेपी अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे? ऊष्मासेपी। हम बात करते हैं किसकी? ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं की। किनकी? ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा का अवशोषण। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी अभिकारकों को क्रिया करवाने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनको अपन बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जैसे मैं लिखा, अभी आगे अपन इस अभिक्रिया को और देखेंगे, इसीलिए मैं काम में ले रहा हूं। जैसे AgBr, इनको अपन ने सनलाइट में ऊर्जा दी तो ये बन गया जैसे अपने पास Ag+Br, जिसे मैंने लिखा 2Ag+Br2, ये रिएक्शन अपने पास आ गई। ये लिखा मैंने प्रकाश, इसको अपन बोलेंगे सूर्य का प्रकाश। क्या बोलूं? सूर्य के प्रकाश में। अब ये सूर्य के प्रकाश में इसको क्या मिल रही है? ऊष्मा मिल रही है। इसका मतलब इस अभिक्रिया में AgBr से Ag और Br बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? सिल्वर और ब्रोमाइड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? इसको ऊष्मा देनी पड़ी, इसको ऊष्मा देनी पड़ी। और ऊष्मा अगर अपन दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस रिएक्शन में, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसको अपन बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऊष्मासेपी अभिक्रियाएं। क्या बोलेंगे? ऊष्मासेपी। तो ऊष्मासेपी हो गया, ऊष्माशोषी, दोनों ही क्या है? संयोजन अभिक्रिया में अपन लिख सकते हैं। दूसरा अपन इसको जो ऊष्मासेपी है, इसको अपन वियोजन में भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने ये वियोजन का ही एक एग्जांपल लिखा है इसके साथ, तो अपन उसको में भी देखेंगे। देखते हैं आगे। दूसरा अपने पास है, जैसे कि अपन बात कर रहे थे वियोजन, या उसको क्या बोल रहे हैं? अपघटन। सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में यही आना चाहिए कि वियोजन नाम आते ही अपने दिमाग में आएगा, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का मतलब टूटना, यानी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए तो उसको क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रियाएं। जैसे अब वियोजन, हाँ अभी अपन बात कर रहे थे, वियोजन को मैंने लिखा था किसमें? ऊष्माशोषी में। इसका मतलब है कि एक अभिकारक से दो उत्पाद बनाने के लिए हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, या उसको तोड़ने के लिए कुछ न कुछ ऊष्मा की जरूरत तो होगी। तो हम उसको तोड़ें तो कोई ना कोई प्रोसेस तो लानी पड़ेगी कि भाई उसको ऊर्जा दी जाए ताकि वो टूट कर किस में बदल जाए? दो में। जैसे पहला, सबसे पहले ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय का मतलब कि हम उसको क्या कर रहे हैं? ऊष्मा दे रहे हैं। ये लिखा मैंने फेरस सल्फेट FeSO4। क्या बोलेंगे इसको? FeSO4। FeSO4, इसको अगर मैं तोड़ना है, मुझे एक से अधिक उत्पाद बनाने, तो मैं क्या करूंगा? इसको ऊष्मा दूंगा। और जैसे ही मैंने इसको ऊष्मा दी, ऊष्मा देने पर फेरस सल्फेट ऊष्मा लेकर टूट गया किसमें? Fe2O3, SO2 और SO3। यानी एक अभिकारक कितने उत्पाद में टूट गया? 3 में। एक अभिकारक कितने टूट गया? 3 में। टूटना क्या कहलाता है? वियोजन। वियोजन का मतलब टूट गया, अपघटन हो गया। इस अपघटन के लिए किसकी जरूरत पड़ी? ऊष्मा की। अपघटन के लिए किसकी जरूरत पड़ी? तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? ऊष्मीय वियोजन, या क्या बोल सकते हैं इसको? ऊष्मीय अपघटन। किसके तोड़ा तो किसकी जरूरत पड़ी? ऊष्मा की जरूरत पड़ी, तो अपन ने नाम दे दिया ऊष्मीय वियोजन। जैसे मैं बोलूं विद्युत वियोजन, या अपन इसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन का मतलब है कि जैसे अपने पास वाटर था H2O, इसको मैंने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये मेरे पास दो उत्पाद में टूट गया।
H2 और O2। बात वही, अभिकारक कितने हैं? एक। उत्पाद कितने बने? दो। एक अभिकारक दो उत्पाद, क्या हुआ? टूट गया, वियोजन हो गया। उसको अपन क्या बोल रहे हैं? वियोजन अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं? वियोजन। तीसरा एक है प्रकाश वियोजन। देखो अभी अभी मैंने ये रिएक्शन लिखी, अभी पहले अपन ने ये रिएक्शन लिखी AgCl, जिसे मैंने AgBr सिल्वर ब्रोमाइड के बेस पे लिखा। ये लिखा अपन ने AgCl सिल्वर क्लोराइड। प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये टूट कर दो उत्पाद बनाता है, Ag यानी सिल्वर और Cl यानी क्लोराइड। AgCl किसमें टूट गया? सिल्वर और क्लोराइड में टूट गया। वही बात, एक अभिकारक उत्पाद कितने? दो। एक अभिकारक उत्पाद, यानी उत्पाद दो या दो से ज्यादा हो सकता है, कितने भी उत्पादों में टूट सकता है। तो इसका मतलब एक ही अपने पास अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसको बोलते हैं अपन वियोजन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं? वियोजन अभिक्रियाएं। देखते हैं आगे, तीसरा नंबर पे हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। सबसे पहले अपन को यह बात समझनी है कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन का मतलब है कि एक तत्व को दूसरा तत्व क्या कर दे? विस्थापित कर दे। या मैं ऐसे करूं कि किसी एक बच्चे को एक अपनी सीट से उठाकर कहीं दूसरी जगह बिठा दूं, इसका मतलब मैंने क्या किया? उसको उसकी सीट से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। उसकी सीट से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो उसको बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अब सर बड़ी बात तो यह आई कि जब तत्व विस्थापित होते हैं तो कौन सा तत्व विस्थापित करेगा? तो हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। अपन सब ये जानते हैं, जाहिर सी बात है, अधिक ताकतवर बंदा कमजोर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, उसकी जगह से हटा देता है, निकल। तो यही लाइन अपन को यहां ध्यान में रखनी है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है, तब अपन बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। आइए एक उदाहरण देखते हैं अपन। ये लिखा मैंने आयरन और इधर लिखा कॉपर सल्फेट। एक है आयरन Fe, इधर है अपने पास कॉपर सल्फेट। अब हमें पता है कि इस कॉपर की बजाय आयरन की क्रियाशीलता क्या है? ज्यादा है। कॉपर से आयरन की क्रियाशीलता क्या है? अधिक है। अधिक है तो आयरन क्या करेगा? इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। और बना क्या हमारे पास? फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट, जिसको बोल रहे हैं अपन। फेरस से फेरस सल्फेट बन गया, ये कॉपर क्या हो गया? विस्थापित। अगर मैं देखूं कि इसकी जगह कौन आ गया? कॉपर की जगह कौन आ गया? आयरन। कॉपर की जगह कौन आ गया? तो कॉपर को आयरन ने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। उसको अपन क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। एक एग्जांपल और देख, ये लिखा मैंने जिंक और इधर लिखा कॉपर सल्फेट। जिंक है और कॉपर सल्फेट। जिंक ने क्या कर दिया? इस कॉपर को अपने आयनों में से विस्थापित कर दिया, बन गया क्या? जिंक सल्फेट। और ये कॉपर बाहर निकल गया। तो दोनों ही अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके आयन में से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उसको अपन क्या क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। एक उदाहरण और दिखा मैंने, जैसे देखो लेड, Pb लेड, सीसा जिसे अपन बोलते हैं। लेड ने कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। CuCl2, इसको बोलते हैं अपन कॉपर क्लोराइड। ये Pb सिंबल है लेड का, जिसे अपन बोलते हैं सीसा। तो ये भी अपन ने लिखा PbCl2 और कॉपर Cu। लेड ने कॉपर को उसके आयन में से क्या कर दिया? विस्थापित। तो पूरा कुल मिला के 2-3 एग्जाम्पल हमें ये बता रहे हैं कि विस्थापन वो है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके आयन से क्या कर दे? विस्थापित कर दे। उसको अपन क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं आगे। अगला है अपने पास द्विविस्थापन। पहले अपन ने विस्थापन सीखा, तो अब दूसरा तो और आसान हो गया, द्विविस्थापन। द्वि का मतलब डबल। अभी तक अपन ये कर रहे थे कि जैसे एग्जाम्पल अपन ने लिया था कि एक बच्चे को उठा के क्या कर दिया? दूसरी सीट पे बिठा दिया, तो वो उसको क्या कर दिया? अपन ने विस्थापित कर दिया। अब क्या करना है? अब ऐसा हो सकता है कि सारी क्लास में सभी बच्चे बैठे हैं, मैंने इस बच्चे को तो उठा के दूसरे बच्चे की जगह बिठा दिया, दूसरे बच्चे को उठा के वापस क्या कर दिया?
पहले वाले की जगह बिठा दिया, तो दोनों क्या हो गए, अपना स्थान, दोनों का स्थान बदल गया। और दोनों का स्थान बदला तो उसको क्या बोलेंगे, डबल विस्थापन, द्विविस्थापन। क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। पहले वाली में एक को ही अपन उठा के दूसरी जगह बिठा रहे थे, तो उसी का स्थान बदला। अब हमने क्या कर दिया, उनकी सीट को एक्सचेंज कर दिया कि इसकी जगह तू जाएगा, तेरी जगह ये जाएगा, तो वो क्या हो गया, द्विविस्थापन। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल अपन लिखें कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये लिखा मैंने सोडियम सल्फेट और ये लिखा बेरियम क्लोराइड। दोनों में आपको नजर आ रहे हैं Na2SO4 BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में सोडियम की जगह कौन आ गया, जैसे बेरिलियम आ गया, बेरियम आ गया, और बेरिलियम की जगह कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। ये बना लिया BaSO4 और NaCl। तब नजर आ रहा है अपन को कि सोडियम को इधर बेरिलियम है, इसकी जगह क्या हो गया, विस्थापित हो गया। दूसरी रिएक्शन में अपन देखें, जैसे लिखा अपन ने NaOH और H2SO4। एक तरफ हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों को अपन ने मिलाया, तो इधर पे अपने पास ये सोडियम और इधर ये हाइड्रोजन। सोडियम ने क्या कर दिया, इस हाइड्रोजन को सल्फेट से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और ये वाला हाइड्रोजन वापस किसके साथ ऐड हो गया, OH के साथ। यानी दोनों ने परस्पर अपने जगह बदल ली, दोनों की सीट क्या हो गई, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर। तो उसी ट्रांसफर में अपन क्या बोल रहे हैं कि ऐसा विस्थापन जो दोनों के साथ क्या हो, आदान प्रदान हो। तो इसकी जगह ये आया तो ये बन गया क्या, सोडियम सल्फेट। पहले क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। पहले था सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब बन गया सोडियम सल्फेट। पहले था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अब क्या निकल गया, जल, H2O। तो दोनों में रिएक्शन में अपन ने देखा कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके आयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर रहा है। तो दोनों विस्थापित, मतलब दोनों अपनी जगह बदल रहे तो द्विविस्थापन। अगर एक ही जगह बदल रहा है तो केवल विस्थापन। दोनों बदल रहे तो द्विविस्थापन, एक बदल रहा है तो विस्थापन। तो अभी तक 4 टाइप की अपन ने रिएक्शन देखी। पहली रिएक्शन थी, पहली अभिक्रिया थी संयोजन। संयोजन का मतलब है जुड़ना, यानी दो जुड़कर एक बना रहे हैं, दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, तो उसको अपन बोल रहे हैं संयोजन अभिक्रियाएं। दूसरी अपन ने देखी वियोजन अभिक्रिया, यानी टूटना। एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, टूटना, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। क्या बोल रहे हैं, अपघटन अभिक्रियाएं। तीसरी अपन ने देखी थी विस्थापन, यानी एक तत्व दूसरे तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तीसरी अपन ने, चौथी लास्ट अपन ने जो देखी थी वो थी डबल विस्थापन। क्या थी, द्विविस्थापन, यानी दोनों तत्व एक दूसरे में क्या हो जाए, आदान प्रदान हो जाए, परस्पर अपनी सीट को क्या कर ले, बदल ले, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। चल तो आगे चले। अगला अपन ने लिया, लास्ट जैसे अपन ने लिया उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन, सबसे पहले यह सीखना है कि उपचयन क्या होता है। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास, या दोनों हो तो उसको क्या बोलेंगे, उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन। अपन इसको नया नाम देते हैं, देखो उपचयन, इसको अपन ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। मैंने लिखा उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। और अगर अपन बात करेंगे किसके लिए, अपचयन के लिए, उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। सबसे पहले जैसे मैं उपचयन देखूं तो इसके लिए अपन ने ये लिखा, जैसे ये कार्बन और इसके साथ अपन ने रिएक्शन करवाई किसकी, ऑक्सीजन की। ये दोनों मिलकर, यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2। क्या बना रहे हैं, इसका मतलब इस रिएक्शन में हमें दिख रहा है कि कार्बन में जुड़ा क्या, ऑक्सीजन। क्या ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ और बना क्या लिया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें इतना सा सीखा कि कार्बन में ऐड क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, और ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। क्या कहलाता है, उपचयन। दूसरा अपन ये रिएक्शन और लिखी कि हाइड्रोजन का निकलना, ये लिखा था H2S। इसमें से अपन ने जैसे Br2 जोड़ा
तो ये बन गया HBr। यहां से यहां तक अपन ने देखा निकला क्या, जैसे H निकल गया तो उसको क्या बोलेंगे अपन कि हाइड्रोजन के ह्रास के लिए भी अपन क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या है, उपचयन है। क्या है, उपचयन। अब उपचयन का दूसरा भाई कौन सा, अपचयन। अपचयन को जस्ट इससे क्या करेंगे, उल्टा। पहले क्या बोल रहे थे, उपचयन वो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है। तो अपचयन में जिसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसको क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, अपचयन। जैसे लिया अपन ने हाइड्रोजन की वृद्धि, ये H2S और उसके साथ Cl2 की अभिक्रिया करवाई, क्या बन गया अपने पास 2HCl। यानी Cl में क्या जुड़ गया, H, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या बोलेंगे अपन इसको, अपचयन। और इधर सल्फर बाहर निकल गया। जैसे ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन के लिए ये कॉपर ऑक्साइड था, उसमें अपन हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाया तो क्या बना, कॉपर। जैसे यहां देखते हैं, ये लिया मैंने कॉपर ऑक्साइड, इसमें अपन रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन को जुड़ना तो ये बन गया अपने पास कॉपर प्लस H2O। यहां पर देखो इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या उपचयन जिसे अपन बोल रहे हैं। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। दोनों चीजें समझ में आई, दोनों के अपन को एग्जाम्पल ध्यान में रखने, आगे देखें। लास्ट में अपने पास हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले ये सुनना है कि रेडॉक्स क्या होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों हो उसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जैसे देखो कि रेडॉक्स वह अभिक्रिया है जिसमें हमेशा अपन को एक में ध्यान में रखना है कि एक पदार्थ का अपचयन होगा तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा, उपचयन होगा। और जब दोनों साथ हो रहे हैं तब अपन उसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाएं। जैसे अपन ने ये रिएक्शन लिखी कि जिंक ऑक्साइड ZnO उसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन किसकी, कार्बन की। और कार्बन के साथ अभिक्रिया करी तो बन गया अपने पास जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो जिंक से लेकर, जिंक ऑक्साइड से लेकर जिंक तक इस वाले में अपन ने देखा इसमें से निकला क्या कि जिंक ऑक्साइड था, ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ये कार्बन था, इसमें क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ऑक्सीजन का ऐड होना अपन क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब पूरी रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। तो दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, क्या ये जो रिएक्शन है, जो अभिक्रिया है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या ये अभिक्रिया है वो कैसी है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि अगर अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं, ऑक्सीकरण यानी उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। एक अपन को थोड़ा सा और ध्यान में रखना है कि दो नाम अपन ने लिए बहुत काम की चीज है। एक तो अपन बोलेंगे जिसको ऑक्सीकारक और दूसरा अपन बोलेंगे अपचायक। एक तो ऑक्सीकारक और दूसरा अपन क्या बोल रहे हैं, अपचायक। जैसे अपन ने ये लिखा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और तो जिसका अपचयन हो रहा है, देखो वे पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है, जिनका अपचयन हो रहा है वो तो क्या है, ऑक्सीकारक। और जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपचायक। जिनका उपचयन हो रहा है, जिनका उपचयन हो रहा है जिसे अपन ऑक्सीकरण कह रहे हैं, जिनका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको तो बोलेंगे अपचायक। और जिनका अपचयन हो रहा है उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीकारक। विशेष तौर से अपन को यह ध्यान में रखना है क्योंकि हर रेडॉक्स रिएक्शन में हमें यह पूछा जाता है कि किस पदार्थ का अपचयन हुआ या किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ। ये सभी बातें हमें हर बार पूछी जाती है। और यहां से अपना एक क्वेश्चन बनता है, हमें रेडॉक्स रिएक्शन दे देगा और उस रेडॉक्स रिएक्शन में हमसे यह पूछा जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या किसका अपचयन हो रहा है। या हमें यह भी तो पूछ सकता है कि कौन सा पदार्थ अपचायक है और कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है। तो जिसका अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक और जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वह
अपचायक। ये दो बातें आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है। जैसे अपन ने ये रिएक्शन में मैंने लिख के दिया कि ऑक्सीकारक CuO कॉपर ऑक्साइड, यहां पर इसका अपचयन करेंगे तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, और अपचयन हो रहा है तब अपन इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। ये हमारे पास ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी इसमें क्या जोड़ रहे हैं अपन, ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं। ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अपचायक। क्या बोलेंगे, अपचायक। आगे देखते हैं। लास्ट एक छोटा सा अपने पास और है, जिसमें अपने पास एक डेफिनेशन कभी कभी हमें बार बार पूछी भी जाती है, कई बार, संक्षारण। संक्षारण का मतलब है, जैसे अभी अपन ने देखा था लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, संक्षारण। लोहे पर जंग लगना कैसे लगती, अगर हम लोहे को या किसी भी धातु को अपन खुले में छोड़ दें तो वो वायुमंडल में नमी को अवशोषित करके हवा में खुला रहने से उसके ऊपर ऑक्साइड की क्या जम जाती है, परत जम जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्षारण। जैसे मैंने इनमें अभिक्रिया अपन ने अभी लिखी थी, ये रिएक्शन, जैसे मैं बोलूं ये हमारे पास आयरन है, लोहा, इसको अपन ने वायु में खुला छोड़ दिया, और तो ये नमी यानी जल की उपस्थिति में नमी के साथ क्या बना लेगा, Fe2O3। रिएक्शन को बैलेंस अपन ने कर लिया। ये जो बना अपने पास, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, आयरन ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं, आयरन ऑक्साइड। यानी आयरन पर क्या हो गई, ऑक्सीजन की परत जम गई, ऑक्साइड की क्या बन गई, परत बन गई, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, संक्षारण। संक्षारण का मतलब है कि भाई कोई भी अपने पास कोई धातु है, उस धातु को अपन ने खुला छोड़ दिया तो वो वायु से नमी से अवशोषित करके किस में बदल जाएगी, ऑक्साइड में बदल रही है, तो उसको अपन बोल रहे हैं संक्षारण। छोटा सा एक और अपने पास है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब है, जैसे अपन घरों में सब जानते हैं, कोई तेलीय पदार्थ या कोई अपने पास वसा है, कोई भी अपने पास जैसे भोजन है, अपने भोजन हमने शाम का बचा हुआ भोजन अपन कई बार सुबह देखें तो उसमें अजीब सी गंध आने लग जाती है। अगर अपन ने उसको खुले में छोड़ दिया तो वो भी क्या करेगा, वायुमंडल से जो नमी है उससे अवशोषित होकर ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, ऑक्साइड, जिससे उसमें चेंज आ जाएगा। परिवर्तन क्या आता है, तो एक तो उसका स्वाद चेंज हो गया, स्वाद के साथ उसकी गंध भी चेंज हो गई, और ये सब होता किस वजह से है, ये सब होता है उसके ऑक्सीकरण की वजह से। किसकी वजह से, ऑक्सीकरण की वजह से। यानी अगर हमने इनको खुला छोड़ दिया तो खुले में ये वायुमंडल से की ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, और ऑक्साइड बनने के कारण इनके स्वाद में, इनकी गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो दोनों चीजें अपन को ये ध्यान में रखनी है। संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में अपन को परिभाषा पूछी जा सकती है, और पहले एक दो बार अपन को विकृत गंधिता की कुछ चीजें पूछी भी है, कि मान लो अपन विकृत गंधिता से बचना चाहते हैं, यानी कि हमारा जो खाद्य पदार्थ है, जो तेलीय पदार्थ है, वो खराब नहीं हो, तो हम क्या करें। जैसे अपन अपने घरों के अंदर काम में लेते हैं कि अपन उसको फ्रिज में रख दिया, तो वो भी लाइन है कि अपन उसको किसी भी तरीके से, यानी अगर अपन ने ढककर रख दिया, यानी सीधा वायु के संपर्क में आने से रोक दिया, तो क्या होगा कि उसके साथ ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी और वो ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होएगा। ठीक है, चल, थैंक यू। इसके आगे अपन कल नए चैप्टर से लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।